बच्चों, आज जो है सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान में सेकेंड पेपर के अंदर वापस अपन शुरू करते हैं। जहाँ पर थे अपन ने 1945 तक की के राष्ट्रीय आंदोलन को देख लिया था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार लॉन्च हुआ, इसकी उपलब्धियां क्या रही और इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे। लेकिन यह भी मैंने बताया था कि जिस प्रकार 1942 की क्रांति व्यापक थी, बड़े पैमाने पर थी, देश के विभिन्न हिस्सों में कई जगह स्वायत्त सरकारें भी स्थापित कर दी गई थी। उसके बाद ये लगने लग गया था कि अब अंग्रेजी राज, औपनिवेशिक राज बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध भी 1945 में समाप्त हो गया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स प्रस्ताव के समय पर अंग्रेजी सरकार ने कहा था, ब्रिटिश सरकार ने, कि युद्ध के बाद भारत के विषय पर विचार किया जाएगा। तो अब वो समय भी आ गया था। 1944 में वेबल योजना और 45 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसका नतीजा नहीं निकला कुछ भी। तो उस क्योंकि नतीजा इसलिए, समस्या इसलिए क्योंकि अब अंग्रेज जो ये कह रहे थे कुल मिलाकर कि भारतीय आज़ादी और भारत की आज़ादी की बाद सरकार, फिर वो सिर्फ कांग्रेस प्रतिनिधि नहीं है, अब एक मुस्लिम लीग भी है। तो उस मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उसका समाधान कैसे किया जाए, आज़ादी के बाद कैसे किसके हाथों में सत्ता सौंपी जाए, ये बहुत सारे विषय थे। इसलिए शिमला सम्मेलन हुआ था, लेकिन असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की और जिन्ना उसके से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, संसद के, कॉमन सभा के, और उसमें लेबर पार्टी की सरकार बनी। लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बने और चुनाव से पूर्व ही लॉर्ड एटली कह चुके थे कि उनकी सरकार यदि बनी तो भारत को औपनिवेशिक मुक्ति, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दी जाएगी। और तदनुसार 1946 में ये एटली की सरकार बनी। और उसके बाद ही इसी बीच में हम देखते हैं कि और भी विद्रोह हो गए थे 1946 में। मैंने कहा कि रॉयल इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के अंदर विद्रोह हो गया। और ये काफी अलार्मिंग था, क्योंकि सैन्य संगठन प्रतिष्ठानों में, सैन्य डॉकयार्ड्स पर, नौसैनिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल होना और विद्रोह होना, ये अंग्रेजी राज के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं था। तो ये लग रहा था कि ये तो अब स्थिति निर्णायक दौर में पहुंच गई है। फिर 1946 में इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को भारत तक भेजने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने किया और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव स्वीकार हुआ ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसके अंदर कैबिनेट यानी मंत्रिमंडलीय समिति भारत समिति भेजी गई। और उसका काम ये था कि भावी भारत के संविधान के लिए, यानी कि जो आजादी के बाद भारत का शासन होगा वो किस संविधान से चलेगा, उस संविधान के निर्माण के लिए भारत में मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट समिति को भेजा गया। और कैबिनेट समिति ने फिर अपना काम जो है 16 मई से प्रारंभ कर दिया, 16 मई 1946 से। और विभिन्न संगठनों से बातचीत करके कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में बहुत सारी बातें कही, जिसकी चर्चा करूंगा। लेकिन जो मुख्य बातें थी वो ये था कि पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, पाकिस्तान के लिए अलग से जो संविधान सभा है उसकी मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत, संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 389 सदस्य होने थे। और उसमें से कुल मिलाकर 292 वो ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 देसी रियासतों से, और 4 जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे वहां के प्रतिनिधि होने थे। तो इस प्रकार पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर दी। एक बहुत बड़ा एक इस संविधान और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की बड़ी विशेषता थी। ये तो हुआ। इस बीच में ब्रिटिश सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि जून 1948 तक वो भारत को स्वाधीनता दे देंगे, इसकी घोषणा हो गई। इस बीच में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। हम देखते हैं कि संविधान निर्माण जो है वो
उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। लेकिन जो प्रांतीय विधान सभाएं थी, जिनके चुनाव 1946 में हुए थे, उन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था और हुआ। और स्वाभाविक रूप से उस समय इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य कम हुए और कांग्रेस का बहुत प्रचंड बहुमत हुआ इसमें संविधान सभा में। हालांकि अन्य समूहों, अन्य जो वर्ग थे उनका भी प्रतिनिधित्व हुआ, महिलाओं का, अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का और देसी सामंतों का, महाराजाओं का, इत्यादि सबका प्रतिनिधित्व मिला इसमें। लेकिन कांग्रेस का बहुमत प्रचंड था और पाकिस्तान की मांग पर अड़ते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। हम ये भी देखते हैं कि संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1940 से प्रारंभ कर दिया। वो जब अपन संविधान निर्माण की कहानी पर आएंगे, संविधान निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान निर्माण की कहानी, उसके ऊपर अपन इस पर विस्तार से देखेंगे। तो ये 1946 में संविधान सभा बनी, संविधान ने अपना काम किया और फिर वो 1947 में लॉर्ड वेबल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन वही थे जो ब्रिटिश सेना में पूर्वी कमान, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश कमान के कमांडर थे और युद्ध के पश्चात उनके अनुभवों को ध्यान में रखकर भारत में उनको गवर्नर जनरल भेजा गया। और उनके आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि भारत को आज़ादी एडवांस की जाएगी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को दे दी जाएगी। तदनुसार बहुत सारी बातें हुई। जून 1947 तक घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग अस्वीकार किए जाने के बाद पूरे देश में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पूरे भारत में, विशेष रूप से बंगाल और कलकत्ता में भयानक हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए और एक ही दिन में कहते हैं कि कलकत्ता में 4 से 5 हजार हत्याएं हो गई। और उसमें मुस्लिम लीग के साथ उस समय सोहरावर्दी बंगाल के और नाजिमुद्दीन, ये सभी नेता खुलकर सांप्रदायिक राजनीति करने लग गए थे। तो अब ये लगने लग गया था, कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस थी 16 अगस्त 1946 को, वो एक प्रकार से लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी कि अंतिम एक प्रकार से वो था, घटना थी, इसने ये तय कर दिया कि भारत अब एक नहीं रह सकता, भारत अब सांप्रदायिक आधार पर विभाजित होकर रहेगा। पूरे देश में दंगे हुए, उस बंगाल की प्रतिक्रिया हुई, फिर यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में भी दंगे होने शुरू हुए। तो ये जो दंगे हुए बड़े पैमाने पर और उसके बाद हत्याएं हुई, इसने हमारे सांप्रदायिक माहौल और पूरे देश के एक राजनीतिक माहौल को इतना बिगाड़ दिया था कि अब ये लगभग असंभव सा लग रहा था कि देश एक रहेगा। पाकिस्तान की मांग लगभग माननी पड़ेगी, यह भी तय लग रहा था। तदनुसार तो जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई, माउंटबेटन प्लान। उसके तहत जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वाधीनता अधिनियम, ब्रिटिश संसद ने पारित किया। उसमें भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया सांप्रदायिक आधार पर, एक भारत और एक पाकिस्तान। जो पाकिस्तान था वो उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों को ही मिलाकर बना गया। बहुत ही अजीबोगरीब था ये विभाजन, क्योंकि पाकिस्तान के जो 2 हिस्से थे, इनके बीच में भारत का भूभाग था और इनके बीच में कोई फिजिकल, ज्योग्राफिकल कोई संपर्क नहीं था, है ना। तो ये सांप्रदायिक आधार पर जो बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब ये पाकिस्तान के हिस्से बने और पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल भारत के हिस्से। इसके अतिरिक्त असम का विभाजन हुआ, इसके अतिरिक्त सिंध और
गया, और इसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिलहट में जनमत संग्रह हुआ, और इस प्रकार वहां भी वो भी पाकिस्तान में मिलाए गए। तो कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हो गया इस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। और साथ ही पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाकर भारत के संविधान सभा को भी पाकिस्तान वाले हिस्से को माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया। नए संविधान सभा ने अपने हिसाब से काम शुरू कर दिया था। आज़ादी के बाद भी वो काम चल ही रहा था, पहले से जारी थी प्रक्रिया। और इसके बाद एक बाउंड्री कमीशन बनी। बाउंड्री कमीशन मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींचने के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ के नेतृत्व में, और उस सिरिल रैडक्लिफ समिति ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन था उसका भू सीमांकन किया और बंटवारा हुआ। हालांकि उस भू सीमांकन के भी बहुत विवाद हुए, बहुत सारी आलोचनाएं हुई कि वो बहुत फेयर नहीं था। जैसे लाहौर जो था सांप्रदायिक रूप से ऐसा था कि जो भारत के पास आना चाहिए था 40% हिंदू, 20% लगभग सिख, तो वो आना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान को दे दिया। गाँव के बीचों में पंजाब में गाँव के बीच से भी रेखा खींच दी गई, आधा हिस्सा भारत में आधा पाकिस्तान में। तो अव्यावहारिक सा था, लेकिन ये समिति बनी और कुल मिलाकर उस विभाजन की कीमत पर भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का निर्माण हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो दोनों देशों में जनसंख्या का शरणार्थी के रूप में आदान प्रदान यानी कि आवाजाही हुई, वो कितना दुखद था, कितनी हत्याएं हुई, कितनी हिंसा हुई। तो इन सब की कीमत पर भारत को आज़ादी मिली। और भारत का जो स्वाधीनता संग्राम संगठित रूप में कांग्रेस की स्थापना के साथ 1885 में या उससे पहले क्रांतिकारियों के द्वारा शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद से ही उन सब की परिणति 1947 में भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर उसकी परिणति हुई। मैं इसके बाद अब अपन जो अगले अध्याय में मैं 2 एक्ट के बारे में बताऊंगा जो अलग अलग प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, 1919 का और 1935 का एक्ट। फिर अपन संविधान के ऊपर बढ़ेंगे।